नमस्कार। आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। भारत में कोरोना के हालात को देखते हुए कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न यह है कि आज़ादी के लगभग 74 वर्ष बीतने के बावजूद देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार क्यों नहीं हुआ। देश के प्रत्येक जिलों में उच्चतम सुविधाओं वाले अस्पतालों का निर्माण क्यों नहीं हुआ। राजनीतिक दलों ने मनमाने ढंग से अपने अपने क्षेत्रों को ही विकास में प्राथमिकता क्यों दी। क्या इन दलों के नेताओं को या सरकारों के ज़हन में क्यों नहीं आया कि देश के नागरिकों की प्रथम आवश्यकता क्या है। आखिर क्यों रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को जनता ने कभी मुद्दा नहीं बनाया। आखिर देश की जनता ने भी इन मुद्दों की तरफ ध्यान देने की कोशिश क्यों नहीं की। इन प्रश्नों की जड़ों में जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक बुनियादी प्रश्नों से आप नहीं टकराएंगे तब तक किसी भी समस्या को समझना बहुत मुश्किल है। वर्तमान समय में जो दूसरी लहर का प्रकोप आया है, उसके पीछे सरकार की सीधी लापरवाही के साथ साथ विपक्षी दल और जनता का भी हाथ है। पहली लहर के दौरान जब लोग बीमार पड़े थे, उस समय सरकारों ने इस तरह का हवा बनाया कि लोगों में खौफ पैदा हुआ, और उस खौफ का परिणाम यह हुआ कि लोगों ने खुद को नियंत्रित करने की कुछ हद तक कोशिश की। इन वजहों से पहली चीज़ यह हुई कि मौतों का सिलसिला थम गया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो श्रमिकों का पलायन हुआ वह बेहद निराशाजनक रहा। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोग पैदल चलते चलते मौत के मुंह में समा गए, और सरकारें सिर्फ देखती रहीं, जैसे लगा कि इस देश में सत्ता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि जो इन श्रमिकों के हकों के लिए कुछ कदम उठाए। बेतहाशा बेरोजगारी ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश की जीडीपी -23% तक आ गई। उद्योग धंधों से लेकर स्कूल, कॉलेज सब के सब बंद होने की वजह से कितने घरों में चूल्हा तक नहीं जला, कई परिवारों में बंटवारे तक हो गए। इन सब के बीच समाज के बीच का जो सामंजस्य था वह भी बेपटरी हो गया। इस बीच केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक ने भविष्य की कोई योजना नहीं बनाई, बल्कि अपनी पीठ खुद ही थपथपाने लगी, यह कहकर कि हमने दुनिया में सबसे अच्छे ढंग से महामारी का नियंत्रण किया। यह कहकर देश के प्रधानमंत्री ने जनता के सामने अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा महामानव साबित करने की कोशिश की। इसको पार्टी स्तर पर और मीडिया के स्तर पर अच्छी तरह भुनाया गया। इसी बीच सरकार मंदिर का शिलान्यास करती है, बिहार का चुनाव कराती है, और दोनों में जहां एक तरफ सत्ता पाती है, वहीं दूसरी तरफ देश की बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं को मंदिर की सौगात देकर उसका मन जीतने की कोशिश करती है। भारत में जिस दौरान यह सब हो रहा था, उस समय दुनिया के अन्य देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम तक शुरू कर दिया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय शासन को युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का अभियान चलाना चाहिए था, वहाँ पर यह हुआ कि लोग इन मुद्दों से ध्यान हटाकर फिर से जाति और धर्म की राजनीति की चर्चा जोर शोर से करने लगे। दुनिया के कई देशों में टीकाकरण चल रहा था, वहीं हिंदुस्तान के लोग महामारी को भूलकर मंदिर मस्जिद पर आ गए। यहाँ तक कि उसी कोरोना महामारी के बीच देश की मीडिया ने सुशांत सिंह की आत्महत्या को पूरे राष्ट्र की खबर बनाकर पेश करने लगा। यहाँ देखिए, जिस वक्त देश की मीडिया को सरकार से सवाल करना चाहिए था, वहाँ सवाल करने की बजाय लोगों ने सरकार की चापलूसी में पूरी ताकत लगा दी। दुनिया के सर्वाधिक प्रभावित देशों में जहाँ टीकाकरण की प्रक्रिया जोर शोर से शुरू हो चुकी थी, वहीं इस देश में लोगों ने महामारी से ध्यान हटा लिया। जब देश में टीका बना और इसका श्रेय देश के वैज्ञानिकों को देने की बजाय सरकार खुद को देने लगी, तब इस तरह की घिनौनी राजनीति शुरू हो गई कि विपक्षी दलों ने इसे भगवा टीका का नाम देकर न लगवाने का संदेश दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरे देश में आम जनता ही नहीं बल्कि पढ़ा लिखा वर्ग भी लोगों से यह अपील करने लगा कि टीका न लगवाएं। देश की मीडिया जो हर छोटी खबर या ये कहें कि जिस खबर को तूल नहीं देना चाहिए था, उस खबर को मीडिया राष्ट्रीय खबर बनाकर पेश करने लगा। अब जरा देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर नज़र डालें तो देखिए तस्वीर किस तरह की नज़र आती है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में जहां पे 6 लाख डॉक्टरों की कमी है तथा देश में 20 लाख नर्सों की कमी है,
जिन जिलों की जनसंख्या 60 लाख के आसपास है, वहाँ गिने चुने 3 या 4 अस्पताल हैं जो इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इन अस्पतालों में चिकित्सकों की भारी कमी है। इसके साथ ही साथ सुविधाओं के अभाव में बहुत से मरीज मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कभी ऑक्सीजन के अभाव में तो कभी वेंटिलेटर के अभाव में। देश के बहुत सारे जिलों में सरकारी अस्पतालों में न ही न्यूरो के चिकित्सक हैं और न ही अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। यही नहीं, कहीं कहीं तो सरकारी अस्पतालों के चिकित्सक तो यहाँ तक कहते हैं कि जाकर निजी अस्पतालों में इलाज करवाओ। इन परिस्थितियों के बीच जब कोई महामारी फैलती है तो उसे संभालना कितना मुश्किल हो सकता है, या आप उपरोक्त बातों से समझ सकते हैं। पिछले वर्ष जब कोरोना महामारी आई तो देश में पहले से स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल थी, तो वह कैसे इतनी बड़ी महामारी का मुकाबला कर सकती थी, जिसके फलस्वरूप वही हुआ जिसका अंदेशा था। मार्च 2019 में लॉकडाउन का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए तत्काल कोई बड़ा कदम उठाएं। कोई कदम उठाने के बजाय उन्होंने लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दिया। खैर, दूसरी तरफ जब दूसरी लहर अपने उफान पर थी, तब भी केंद्र और राज्य सरकारें यह मानने को तैयार नहीं थीं कि देश में हालात बिगड़ रहे हैं, बल्कि सरकार के प्रवक्ता यही बताने में लगे रहे कि देश के हालात काफ़ी बेहतर हैं। देश में टीकाकरण अभियान भी गति नहीं पकड़ पाया और टीका विदेशों में भेजा जाने लगा, और सरकार दुनिया को यह दिखाने में लगी रही कि हमने कितना बेहतरीन कार्य किया है। खुद को टीका गुरु साबित किया गया। जिस देश की 10% जनता का टीकाकरण तक न हुआ हो, वह देश भी दुनिया में यह बताने लगे कि हमें दुनिया की कितनी परवाह है। तो यह कितनी अजीब बात है। दुनिया में दूसरी लहर का सबसे ज़्यादा असर कहीं दिखाई दिया तो सिर्फ भारत में। सरकारों की जुबानें उस समय बंद होने लगी जब मौतों का तांडव हर जगह दिखाई देने लगा और स्वास्थ्य व्यवस्था हाँफने लगी। कहीं ऑक्सीजन तो कहीं वेंटिलेटर के अभाव में लोग दम तोड़ने लगे, तो देश की मीडिया में फिर वही पुरानी चर्चा चलने लगी कि स्वास्थ्य व्यवस्था संकट में है। इसी लहर में देश के 5 राज्यों में चुनाव, तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे थे, जहां बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी के लोगों ने चुनाव प्रचार किया। बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई, लाखों लोग सड़कों पर नारे लगाते हुए दिखाई दिए। उस समय न तो राजनीतिक दलों को और न ही जनता को और न ही चुनाव आयोग को यह ध्यान आया कि वह कोई बड़ा कदम उठा सके। अब भारत में टीकाकरण की स्थिति को देखते हैं। भारत में 2 टीके, कोविशील्ड जिसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है, वहीं कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक के द्वारा किया जा रहा है। इन दोनों कंपनियों की उत्पादन क्षमता को सरकार जानती थी, लेकिन उन्हें प्रोत्साहित करने में काफ़ी देर कर दी। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दी और यह कहती है कि हमने इन दोनों कंपनियों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई है। जब फरवरी में वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था तो उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए निर्धारित किया था, और साथ ही साथ यह भी कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर और भी आवंटित किया जाएगा। फिर राज्य सरकार से यह भी कहा गया कि आप अपने पैसों से टीका खरीदें। इस बीच दोनों कंपनियों ने जो टीके बनवाए वो निर्यात होता रहा। 29 मार्च 2021 तक देश में लगभग 5.8 करोड़ टीके का निर्यात कर चुकी थी, जिसे बाद में यह भी कहा गया कि यह एक व्यापारिक समझौते के तहत किया गया। बाद में भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि 84% टीका विदेशों में व्यापारिक करार के तहत भेजा गया। इस बीच जो विदेशी टीके थे उनके आपात उपयोग को कोई मंजूरी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने की अपील की थी। लेकिन क्या हुआ उस टीका उत्सव का, जब देश के कई हिस्सों में आज टीके की किल्लत है। कई जगहों पर टीकाकरण को बंद कर दिया गया। अभी भारत में केवल 4 लाख ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोजें दी जा चुकी हैं। लगभग 18 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है। वहीं लगभग 6 करोड़ 63 लाख के आसपास वैक्सीन ऐसी है कि डोज विदेशों में भेजी जा चुकी है। इन स्थितियों में आप समझिए कि अभी यह देश दुनिया के अन्य देशों से कितना पीछे है। पहले फाइजर टीके के आपात उपयोग पर मंजूरी देने में हीला हवाली की गई, जिसकी वजह से उसने अपने आवेदन को वापस ले लिया। स्पुतनिक वी को 12 अप्रैल 2021 को मंजूरी दी गई,
जिसकी पहली खेप 1 मई तक हिंदुस्तान पहुंची और अभी तक इस टीके का इस्तेमाल तक नहीं हो पाया। कहा यह जा रहा है कि जुलाई तक इस टीके का उत्पादन भारत में शुरू हो जाएगा। भारत में टीकाकरण की रफ्तार जहां अप्रैल माह में 40 लाख के ऊपर थी, वह मई माह में 20 लाख से नीचे आ गई है। इन स्थितियों में इस महामारी से लड़ने का मानता कहां से आएगा? इस बीच दूसरी लहर के दौरान जो बड़ी लापरवाही हुई वह यह थी कि पहली लहर के दौरान जो वैकल्पिक ढांचा सरकार के द्वारा खड़ा किया गया था वह अक्टूबर के बाद हटा लिया गया, यह मानकर कि अब कोरोना समाप्त हो चुका है। जबकि होना यह चाहिए था कि इस तरह की महामारी से लड़ने के लिए हमें हमेशा के लिए अच्छी व्यवस्था करके रखनी चाहिए थी। पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने तथा अध्ययनरत मेडिकल विद्यार्थियों की मदद लेने की बजाय सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहीं। और इन सबसे जो अलग बात रही वह यह कि सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को न बेड की कमी को मानता रहा, न ऑक्सीजन की कमी को मानता रहा, बल्कि जिन स्वतंत्र आवाज़ों ने इसकी कमी का मुद्दा उठाया उसे FIR तक की धमकी दी गई और यह कहा गया कि जो लोग यह कहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जान गई है वे लोग अफवाह फैला रहे हैं। वहीं देश के कई हिस्सों में जब यह खबर सुनने को मिलती है कि उनके पास शव जलाने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने नदी में फेंक दिए। जब यह सुनने को मिलता है कि निजी अस्पताल इस महामारी से भी गरीब मरीजों के शवों को नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरा रुपया नहीं मिला है तो मानवता शर्मसार हो जाती है। यह मानवता तब और मुंह चिढ़ाने लगती है जब ऑक्सीजन न मिलने पर एक औरत अपने पति के मुंह में अपने मुंह से ऑक्सीजन भरती है। एक माँ जब यह कहती है कि मेरा बच्चा ही नहीं बचेगा तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे, तब इस बदहाल व्यवस्था पर थूकने का मन करता है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री के पास तक यह खबर नहीं जाती कि जिसके प्रधान सेवक बनने की बात कहकर आपने सत्ता प्राप्त की थी उसकी सेवा तो दूर की बात आपने कभी जिक्र ही नहीं किया। 60 लाख तक की आबादी वाले जिलों में सिर्फ एक सरकारी अस्पताल चल रहे हैं जहां अधिकतम बेडों की संख्या 200 से 300 है। तो कैसे संभालेंगे मरीजों को? आखिर यह नरसंहार नहीं तो क्या है जो संसाधनों के अभाव में दम तोड़ दे रहे हैं और राजा की सत्ता की पड़ी है? जाहिर सी बात है सवाल बड़े हैं जिनका जवाब सबको देना पड़ेगा। अंत में प्रश्न यह है कि देश में इस तरह के हालात पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जवाब देगा कि जब तक अपने देश के नागरिकों को वैक्सीन नहीं लगी तो बाहर क्यों भेजा? क्या इस देश के नागरिक अपनी प्राथमिकता में नहीं थे कि पहले आपने दुनिया में अपनी इज्जत बनाने के लिए, दुनिया में अपनी झूठी इज्जत का ढिंढोरा पीटने के लिए वैक्सीन भेजा? जब देश में ये ट्रेंड होने लगा कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी तो दिल्ली पुलिस ने उसके पोस्टर लगाने वालों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। आखिर इन सवालों से बचकर कौन कहाँ जाएगा? किसकी जवाबदेही तय होगी? कोई तो जवाब दे कि आज़ादी के इन 74 वर्षों में हम यह भी नहीं कर पाए कि देश का नागरिक सुरक्षित हो सके। क्या जिनके घरों में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति जो सरकारी लापरवाही की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गया उसके बच्चों को सरकार कोई आर्थिक सहायता देगी? क्या उनके बच्चों को भी समाज में सबके बराबर शिक्षा मिलेगी? क्या उनके घरों में भी दीपक जलेगा जिनके घर का इकलौता चिराग तड़प तड़प के मर गया? आखिर अगली बार चुनाव में राजनीतिक पार्टियां किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगने जाएंगी? क्या उन्हें शर्म आएगी भी या नहीं? या फिर जनता से वही पुराना मंदिर मस्जिद जाति धर्म की बात करके बरगलाया जाएगा, फिर वोट खरीदे जाएंगे, फिर विकास का झूठा सब्ज बाग दिखाया जाएगा और इन मौतों पर कोई सवाल उठाएगा तो उसे देशद्रोही का दर्जा दे दिया जाएगा। यदि कोई स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा करेगा, कोई शिक्षा पर सवाल नहीं खड़ा करेगा तो आने वाले दिनों में फिर वही सवाल खड़े होंगे जिनका उत्तर देश के जिंदा लोगों को देना पड़ेगा।